हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो भी कर लो, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। रात में सपने में भी काम ही नजर आता है कि सुबह में क्या क्या करना है। एक ऐसे जगह पे मैं काम कर रही थी जिस जगह पे पूरे जीवन भी काम कर लो तो सवाल यही आता है कि करती क्या हो। और ये सामने वाले से नहीं, अपने अंदर से भी आता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो बस घर में ही रहते हैं, हम तो बस बेकार है। कहीं ना कहीं मेरी जीवन भी ऐसी ही चल रही थी, लेकिन एक मेरे अंदर जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था। सुना था कहीं कि ऊपर वाला 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन में भेजता है, और अगर 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन में आए हैं और बस वही दिन भर खाया पिया, बच्चे पैदा किए, बुढ़ापे में इंतजार किए, बच्चा लोग अलग इंतजार कर रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी कब मरे कि पीछा छूटे, होता है ना, कब तक इसका सेवा करते रहेंगे। हम अलग बोल रहे हैं भगवान बुला ले, अब तो काम हो गया, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। इससे अच्छे तो जानवर बने रहते, उल्लू, गधा, बिल्ली, बंदर, कुछ भी होते, 10-15 साल में निपट जाते। ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया है तो जीवन तो वो होना चाहिए हमारे जाने के बाद भी 100 साल तक लोग हमारे को याद करते रहे। ये मेरे अंदर सोच था, ये मेरे अंदर जुनून थी। लेकिन अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो ऊपर वाले ने मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी दे करके नहीं भेजी थी कि कुछ स्पेशल कर सकती थी। हाइट भी भगवान भरोसे कम करके ही दिए थे, पर्सनालिटी भी कोई ऐसी नहीं थी कुछ विशेष। जहां से मेरी परवरिश हुई थी, जो एजुकेशन था, तो TTMP की मेरी डिग्री थी, यानी टान टून के मैट्रिक पास। तो उसमें अभी तो देखो बहुत सारा फिर भी आ गया है, सही हुआ, हमारे समय में तो कुछ भी नहीं था, तो वो भी नहीं मिलने वाला था। जिस महिला को मुश्किल से 2-4 हजार की भी इनकम करने का कोई जरिया नहीं था, इस समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी, आज वो महिला अपने इनकम पे कॉन्फिडेंस के साथ जब जो चाहे वो करने की क्षमता रखती है। जब मैं एक सिंपल गृहिणी थी, घर में भी लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। और ये एक मेरी बात नहीं है, मैं हर गृहिणी की बात कर रही हूँ। घर में भी जिसको उसके नाम से नहीं बुलाया जाता था, एक गृहिणी की जो पहचान होती है ना, किसी की मम्मी, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की चाची, किसी की पड़ोसी, और नहीं तो किस गांव से आई है, डुमरी वाली, बरही वाली, चितरपुर वाली, गोला वाली, ये पहचान होती है ना, ऐसी ही पहचान थी मेरी भी। घर में भी जिसको जिसके नाम से नहीं बुलाया जाता था, उस महिला को भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में। जब मैं RCM में नहीं थी, जब मैं एक सिंपल महिला थी, 20-25 रुपए के लिए ना मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। अरे भैया, हम लोग रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं और भाई को बोलते हैं गिफ्ट में क्या देगा। अच्छा, राखी से 5 दिन पहले भी बोलते हैं कि इस बार गिफ्ट में क्या देगा। मतलब अगर गिफ्ट अच्छा नहीं देगा तो राखी नहीं बांधेंगे। होता है कि नहीं होता है? चलो बांध देते हैं मजबूरी से, लेकिन दिमाग में तो यही चलता है। क्यों चलता है? हमें पता है कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर सके। ये मन में क्यों नहीं आता है कि इस बार रक्षाबंधन में हम अपने भाई को क्या देंगे। मेरी भी यही स्थिति थी कि सोचती थी कि कहीं से 2-4 रुपए मिल जाए। और सबसे बड़ा जो इनकम का जरिया होता था ना, वो इनकम का जरिया होता था कि पति देव के जेब में कुछ पैसे छूट जाए और कपड़े धोते वक्त मुझे मिल जाए। वो मेरा सबसे बड़ा इनकम था। जो महिला 20-25 रुपए के लिए लोगों के ऊपर आश्रित थी, आज मैंने मेरे खुद के इनकम से 25 लाख की कार मेरे पति देव को गिफ्ट करी है। RCM है तो संभव है। मेरे नाम के आगे से RCM हटा दो तो आज भी कोई झाड़ू पोछा का भी काम नहीं दे, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे घर का काम करना बहुत अच्छे से नहीं आता है। काम चलाओ कर लेती हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। RCM नहीं हो तो झाड़ू पोछा का भी काम नहीं मिले, लेकिन आज RCM के बदौलत
लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम मिलता है। और देखो एनर्जी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी मेरी आदत खराब कर दी है। आजकल जहां भी मीटिंगें करने जाती हूँ तो भैया 500-1000 से ऊपर का भीड़ होता है तो मुझे थोड़ा ताली की ज्यादा आदत हो गई है, तो एनर्जी तो दिखानी पड़ेगी। तैयार है ना? तो ये मजबूरी वाली ताली नहीं बजाइएगा। जब बजाना है ना, जबरदस्त ताली बजाना है, जबरदस्ती वाली नहीं। क्यों बजाना है मैं वो भी बताती हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं अरबपति हैं? कोई यहाँ पे नहीं बैठे हैं कोई अरबपति? करोड़पति हैं क्या? करोड़पति भी नहीं है, यानी सारे के सारे रोडपति हैं अपने लोग। फिर चिंता नहीं है। मैंने कहीं सुना था कि हम जो भी होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जीवन की लकीर हमारे हाथों में होती है। सुना है आपने भी? यानी अगर आज आप लोग रोडपति हैं तो रोडपति वाली लकीर कहाँ पे है? हाथ में है। यानी दुश्मन कहाँ बैठा है? हाथ में बैठा है। और पता हो कि दुश्मन सामने में है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पीटना चाहिए जम के। तो फिर एक हाथ को खड़ा करो और दूसरे हाथ से जम के पिटाई करो। जो जितना एनर्जी से अपने दुश्मन को पीटेगा उतनी जल्दी उनके घर में टेक्निकल आने वाली है। अब पीछे वाले में अभी भी जोश नहीं आ रहा है। अब लग रहा है बस इसी एनर्जी के साथ होना चाहिए। जब भी ताली बजाए जबरदस्त बजाए, जबरदस्ती वाली मत बजाए। ठीक है? सिंपल डेमो मिल गया ना ताली का। तो चलो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ। थोड़ी सी अपने लाइफ की मैंने बात करी यहाँ पे। आज मैं मेरी बात बहुत ज्यादा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं आपकी बात करने आई हूँ। ये जो सेलिब्रेशन हुआ ना, कितने लोगों को मजा आया? सभी को मजा आया? हमको मजा नहीं आया। पूछेंगे नहीं क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने जो हीरा बैठा है, इन लोगों में वो चमक है, वो एनर्जी है, वो जुनून है कि इस छोटे से हॉल में सेलिब्रेशन करके ना मजा नहीं आया। और मैंने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा है। और देखो ऊपर वाले की कृपा से, एक तो मेरी आदत है जब भी सपने देखती हूँ तो बड़े देखती हूँ। छोटे सपने अपने को समझ में आते नहीं है। और जो भी सपना मैंने देखा है ऊपर वाले ने मेरा सपना पूरा किया है। तो आज मैं भी एक बहुत बड़ा सपना यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ जो कि मैं बाद में बताऊंगी। सुनना चाहते हैं मेरे सपनों को? कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो भैया आधा घंटा हमको झेलना पड़ेगा। तैयार हैं? क्योंकि सपना बहुत बड़ा है। जब मैं आरसीएम में आई थी पहली बार जब मैंने प्रोग्राम देखा था आरसीएम का, एनिवर्सरी देखी थी, और उस दिन मैंने सपना बनाया था कि आज धक्का खा करके पीछे बैठी हूँ, इस लायक अपने आप को आरसीएम में बनाना है कि दुनिया के किसी भी हॉल में जाऊं, वीआईपी सीट मेरे लिए रिजर्व रहना चाहिए। आज होता है ना? सबसे बाद में कौन आया? कौन आया सबसे बाद में? जोर से बोलिए, कौन आया? और सबसे पहला सीट किसको मिला? चाहते हैं ऐसा? आपके उसी सपने को मैं पूरा करवाना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को रखना चाहती हूँ। एक शख्सियत का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी ये कहानी बचपन में सुनी। सत्यवान सावित्री की कहानी कितने लोगों ने सुनी? सुने? चलिए आज मेरे नजरिया से सुनिए। सत्यवान सावित्री की कहानी मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था। एक राजकुमारी जिसको कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन में रेखा में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि तुम्हारा पति लंबा आयु नहीं जिएगा, तुम्हारा सुहाग बहुत लंबा नहीं चलेगा, तुम कम दिन के लिए ही पति का साथ ले पाओगे। जब राज्यसभा में भविष्यवाणी कर दी गई तो राजा सोचे कि अब इस भविष्यवाणी के साथ इसका शादी कहाँ करेंगे? कौन से देश का राजकुमार ऐसी पत्नी को अपनाना चाहेगा जिससे शादी होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए? कोई चाहेगा क्या? तो राजा बोले कि एक काम करो बेटा, तू अपने लिए खुद ही खोज लो। और राजकुमारी अपने वर के तलाश में चली जाती है जंगल। सुना है आप लोगों ने? सही हूं मैं? राजकुमारी वर के तलाश में जाती है जंगल और वहां पे उनको मिलता है एक लकड़हारा
जिसका माँ बाप अंधा रहता है, बीमार रहता है, वो उसका सेवा करते रहता है, यानी निर्धन भी है, बहुत अच्छी उसके पास संपत्ति भी नहीं है, बीमार माँ बाप का जिम्मेदारी है सर पे। राजकुमारी सावित्री उससे शादी करने का निर्णय लेती है, फैसला लेती है कि शादी करेंगे। क्या सोची होगी कि जब मरना ही है तो किसी अच्छे खासे को क्यों मारा जाए, है ना। हम लोग सोचते हैं ना भैया, जैसे तैसे जीवन में जो मिल रहा है उसी से काम चला लो। सोचने तो गए थे कि 1 लाख की नौकरी करनी है, 50,000 वाला ही मिल रहा है, 1 लाख वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 50,000 वाला ले तो लो, तो ले ली। उस लड़के से शादी कर ली, उनके साथ रहने लगी, और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि वो ज्यादा दिन तक सुहागन नहीं रहेगी। एक दिन उसका हट्ठा खाटा ठीक ठाक पति जो काम कर रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी काट रहा था, वहां से बोलता है कि मेरे सर में चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, और नीचे उतरता है और यमराज आ जाते हैं उसके प्राण लेने के लिए। ऐसा ही सुना है ना आप लोगों भी, यमराज आ जाते हैं उसके प्राण को लेने के लिए। लेकिन यहां से कहानी बदल जाती है। जब यमराज उसके प्राण को लेके जाने लगते हैं तो सावित्री, जैसा हमने सुना है कि सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है। यमराज बोलते हैं कि तुम चली जाओ वापस, मैं तुमको नहीं लेके जा सकता हूं। सावित्री नहीं सुनती है, वो फिर पीछे जाती है। फिर यमराज उसको मना करते हैं, तुम चले जाओ नहीं तो तुमको हम श्राप दे देंगे। फिर भी सावित्री उनकी बात को नहीं सुनती है, उनके पीछे जाती है। परेशान होकर के यमराज बोलते हैं कि क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो सावित्री बोलती है कि जिससे मेरा सारा सुख है उसको जब आप लेके जा रहे हैं तो फिर श्राप क्या और वरदान क्या, आप मुझे भी साथ लेके जाइए। तो यमराज क्या बोले, संभव नहीं है, हम तुमको नहीं लेके जा सकते हैं। सावित्री फिर भी पीछा नहीं छोड़ी, फिर भी उनके पीछे जाने लगी। लास्ट में यमराज हार के क्या बोलते हैं कि एक काम करो, पति को छोड़ करके कोई भी 3 वरदान मेरे से मांग लो। यही बोले ना। जब सावित्री को यह मौका मिला, पति को छोड़ करके कोई भी 3 वरदान मांग लो, तो सावित्री पहले वरदान में मांगती है कि उनके पिताजी का जो राज्य है वो हमेशा खुशहाल रहे। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उनके सास ससुर की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए और उनका सास ससुर को भी अच्छा खासा संपत्ति मिल जाए, अच्छा खासा जीवन जिए। तीसरे वरदान में सावित्री ने क्या मांगा कि मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे सास ससुर अपने पोते को खेलते हुए देखे। अंधा सास ससुर था, क्या मांगी कि अपने पोते को खेलते हुए देखे। यमराज बोले तथास्तु। उसके बाद भी जाने लगे उसके पति को लेकर के। सावित्री फिर पीछे जाने लगी, बोले कि अब क्या हुआ। तो बोले आप तो अपना ही वरदान झूठ करके जा रहे हैं, आपने मुझे वरदान तो दिया कि मेरे सास ससुर अपने पोता को खेलता हुए देखे, लेकिन चलो उनकी दृष्टि नहीं है, दृष्टि आ जाएगी, पति को ले जाएंगे तो पोता कहां से आएगा। यही कहानी है ना। और यमराज को भी हार करके पति को वापस करना पड़ा। जिस महिला के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये महिला जीवन के सुख को नहीं भोगेगी, वो महिला अपने कर्मों से अपने पूरे जीवन में खुद के लिए नहीं, सिर्फ अपने मायके ससुराल दोनों के लिए खुशहाली ही खुशहाली बढ़ गई। जीवन में असंभव कुछ नहीं है। जब आप करने का ठान लेते हो ना, ऊपर वाला आपको उस चाहत से मिलाने का रास्ता खुद दिखाता है। सावित्री ने क्या किया, बस उसने जो उसकी जीवन थी उसके साथ वो लड़ने का ठान ली। वो शादी नहीं भी कर सकती थी, बैठ भी सकती थी, लेकिन उसने ठाना अपने किस्मत को बदलने का। और उसके लिए सावित्री क्या की, देखो सबसे पहला जो भाव था सावित्री के अंदर वो सेवा भाव था। एक राजकुमारी जो राजमहल में पली है, ऐसो आराम में पली है, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होता, शादी विवाह नहीं होता, राजमहल का सुख तो मिलता ना, बाप तो खिलाता। लेकिन वो राजमहल के सुख को छोड़ करके एक गरीब निर्धन का सेवा का भाव चुना, सबसे पहला काम। दूसरा समर्पित भाव से किया,
इस भाव से नहीं किया रहे मेरा तो किस्मत खराब है, किस्मत फूटा हुआ है, मजबूरी में क्या क्या करना पड़ रहा है, जो लोग मेरे आगे पीछे, इस औकात का लोग तो मेरे आगे पीछे घूमते, इनका मुझे पांव दबाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं सोचा। समर्पण भाव से किया, जिम्मेदारी ली। जिस घर में शादी की उस घर को अपना घर समझा, उसके पति को अपना समझा, उनके माँ बाप को अपना समझा, उनकी गरीबी, उनको परेशानी को भी अपना समझा और उससे निकलने का जिम्मेदारी दी। क्योंकि जिस समय सत्यवान मरने के लिए आते हैं उस समय हमने क्या सुना कि वो लकड़ी काट रहे थे और सावित्री उनके साथ लकड़ी चुन रही थी, यानी काम में बराबर की जिम्मेदारी ली। और चौथी जो सबसे बड़ी बात, अपने जिद की पक्की थी, ठान लिया तो ठान लिया। यमराज क्या बोले, श्राप दे देंगे, डर सकती थी ना, भैया क्या श्राप दे देगा, पता नहीं क्या करेगा, अपाहिज बना देगा, बीमार बना देगा, डरी नहीं, अपने जिद की पक्की थी, इसीलिए असंभव को भी संभव करा पाया। दुनिया में जो भी कामयाब हुए हैं वो लोग तभी कामयाब होते हैं जब उनमें सेवा, समर्पण, जिम्मेदारी और जिद आती है। जब यहाँ पे अनाउंस किया गया था ना हीरो का, तो बहुत सारे लोगों को लगा ये मुश्किल काम है, वाकई मुश्किल काम है, मैं भी मानती हूँ। और आज से 3 साल पहले अगर मुझे भी ऐसा टारगेट दिया जाता ना, तो मैं भी शायद यही बोलती कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा थोड़े होता है। और बहुत सारी एक्सक्यूजेज भी देती कि भैया कुछ भी ऐसा नहीं होता कि लगातार बढ़े। हम लोग बोलते हैं ना कि हार्ट बीट भी कभी रुकता है, कभी बढ़ता है, तभी चलता है। लेकिन जिन लोगों ने ठान लिया, जिन लोगों ने जिद पे मान लिया, अपलाइन बोला है हो सकता है, जिसने सिर्फ इस बात को अपने अंदर समाहित कर लिया और लग गए अपलाइन के बातों पे, आज उनका यहाँ पे सम्मान हो गया। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए दोबारा से हीरो के लिए। आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है और बस मैं सेलिब्रेशन के लिए ही आई हूँ, तो बातें आज ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आज यहाँ पे जो सबसे शानदार सेलिब्रेशन की गई, उनकी क्या टारगेट थी, क्या किया उन्होंने, मैं जरूर एक बार बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, हम एक ऐसे मिशन का हिस्सा है जिस मिशन का मकसद है लोगों की जिंदगियों को बदलना। आप शुरू से देखो, आरसीएम के लोगों के नीचे एक चीज लिखा होता था, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हम जिंदगी को बदल के देश को बदलना चाहते हैं। पहले इंग्लिश में था, अब हिंदी में हो गया है। पहले इंग्लिश में लिखा था, अब हिंदी में लिखे हैं नए भारत का निर्माण। यही है ना हमारा मकसद। और नए भारत के निर्माण में हमें करना क्या है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। और चूंकि 25 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, तो अब हमने थोड़ा सा और इसमें बदला है कि स्वास्थ्य रक्षा तो तभी पूरी हो सकती है जब सेवा और संस्कार हो। होता है ना जी भैया, कितना भी डॉक्टर का दवाई खिला दो, बुजुर्ग आदमी का सेवा नहीं करो तो ठीक नहीं होता है। पहले घर में छोटा बच्चा होता था ना, तो डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि दादी नानी सर्दी बुखार सेवा करके ही ठीक कर देती थी। लहसुन तेल पका के मालिश कर दो, घरेलू उपाय कर दो, इतना सेवा करती थी कि उसी में ठीक हो जाता था। अभी थोड़ा सा सर्दी होता है, डॉक्टर के पास जाओ, इतना लंबा चौड़ा बिल बनाएगा, एक्सरे कराएगा, क्या क्या टेस्ट कराएगा, फिर पता नहीं कौन कौन सा पाइप लगाएगा, कफ निकालो, सेक दो, और उसके बाद भी बच्चा स्वस्थ नहीं हो पाता है। होता है कि नहीं होता है? तो स्वास्थ्य रक्षा में सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो काम है सेवा भाव। 25 साल हो गए हैं हमारे। आज यहाँ पे जो लोग आए हैं, उन्होंने अपने अंदर ये भाव लाया कि सिर्फ खुद के लिए नहीं करना है, लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए करना है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करना है। इसीलिए आज उनका यहाँ पे सेलिब्रेशन हो पाया। चाहते हैं आपका भी सेलिब्रेशन हो? करना क्या पड़ेगा? सेवा भाव अपने अंदर में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेवा करते हैं ना उसी को मेवा मिलती है। देखो, मैं बिजनेसमैन हूं, एक्चुअली बिजनेस वूमेन हूं, पहले नहीं थी, लेकिन एक चीज मैं अच्छे से मुझे पता है भैया, जिस काम को करने का कोई फायदा नहीं हो ना, उस काम को करने में मन नहीं लगता है। और बिल्कुल फायदा लेना चाहिए। वो फायदा तभी होगा
जब आप लोगों के मदद के भाव से करेंगे। तैयार हैं? कर सकते हैं? तो मदद के भाव से करने का सबसे आसान तरीका है लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी में शामिल करना। कंसिस्टेंसी में शामिल करके क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए, थोड़ा सा जोर से बताइए। फ्री, कुछ लोग बोल रहे हैं फ्री प्रोडक्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं स्वास्थ्य। अच्छा देखो, सामने वाले लोग बोल रहे हैं स्वास्थ्य, क्योंकि पैसा इनके पास ज्यादा आता है ना, तो उसके बाद हेल्थ समझ में आता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब पैसा आने लगता है ना, तब आदमी सोचता है कि हेल्थ बाकी चीजें, लेकिन सबसे पहला आदमी को क्या समझ में आता है? पैसा पैसा पैसा। भैया पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि एक बार जब लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई थी ना, कहानी सुने होंगे आप लोग समुद्र मंथन का, सुने है ना? लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई मायके, तो जितने भी भगवान थे सबका बैंड बज गया, क्योंकि पैसा नहीं था। तो मनाने के लिए सब चले गए, उनको मायके से निकालने के लिए कितना जतन करना पड़ा, समुद्र मंथन कराना पड़ा। तो पैसे के बिना तो ऊपर वाले का भी काम नहीं चलता है, तो हम तो आम इंसान हैं। कंसिस्टेंसी में हम जैसे ही किसी को शामिल करते हैं तो 6 महीने के बाद उनको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। ये उनको बताना है, लेकिन अपने अंदर ये भाव रखना है कि भैया 6 महीने तू आरसीएम का सामान खा लिया तो डॉक्टर के यहाँ जाने का तो तेरा झमेला खत्म हो जाएगा। yes. कर सकते हैं? yes. और जो लोग किए आज यहाँ पे आए। इसके अलावा एक और सेलिब्रेशन यहाँ पे हुई है, 15 ज्वाइनिंग। 15 ज्वाइनिंग वाले जो लोग हैं ना, मैं मानती हूँ कि सुपर हीरो। एक बार मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो 15 ज्वाइनिंग का टारगेट करके यहाँ पे आए हैं। और मैं एक बार चाहती हूँ कि फिर से जो भी स्टेज पे आए थे, जिनकी 15 ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई, मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन जिनका सेलिब्रेशन हुआ उनको पता है। तो एक बार जिनका भी सेलिब्रेशन हुआ है 15 ज्वाइनिंग करवाने के लिए, प्लीज एक बार जल्दी से स्टेज तक आए, क्योंकि ये उदाहरण है। मैं एक बार इनको लेके आना चाहती हूँ यहाँ पे। आसियन के खरीदी सामानवा हो, जो भी तू बनवा सजनवा हो। आसियन के खरीदी सामानवा हो, जो भी तू बनवा सजनवा हो। हैला बतैला सबैन को, हैला बतैला सबैन को, माना तू हमरो कहनवा हो। आसियन के खरीदी सामानवा हो, जो भी तू बनवा सजनवा हो। आसियन के खरीदी सामानवा हो, रूबी तू बनवा सजनवा हो। दाम में कम करा, क्वालिटी में कम हो। खैला बतैला से आबे कम हो, आबे कम हो। दाम में कम करा, क्वालिटी में कम हो। खैला बतैला से आबे कम हो। आसियन के खरीदी सामानवा हो, जो भी तू बनवा सजनवा हो। आसियन के खरीदी सामानवा हो, जो भी तू बनवा सजनवा हो। सर के मोहनल बाटन में पहचान हो। किसी सर के चौलन अभियान हो, अभियान हो। छोटी सर के मोहनल
के चलल बा नया अभियान हो बड़ी खरीदार देखिए, इनको दोबारा से बुलाया गया है तो कुछ तो विशेष होगा। ये इनका जो टारगेट था ना, इनका टारगेट था कि 3 महीने के अंदर कम से कम 15 आदमी के घर में जाकर के उसके जीवन को बदलने का काम करना है। देखो, ग्रोथ भी आसान है, डायमंड क्लब भी आसान है, लेकिन इनका जो काम था ना, ये 15 आदमी को बदलने के लिए गए होंगे ना, तो कम से कम 30 आदमी तो इनको मना किया होगा। क्या है ना, समझ है मेरी बात से? 30 आदमी तो बोला होगा कि फालतू है, बेकार है, फंसने फंसाने का धंधा है, बहुत सुना है, कई सालों से सुना है, कुछ नहीं होता है, पैसे नहीं आते हैं, ये सब कहने की बात है। आप लोग को सुनने को मिलता है ऐसा? कितने लोगों को सुनने को मिलता है? ग्रेट, जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, एकदम सही रास्ते पे है आप। नहीं सुनने को मिलता तब डाउट होता है कि कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को आसानी से क्या समझ में आती है, भैया कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5000 रुपया दे दो, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपया आएगा, तो लोग तुरंत दे देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन जब हम लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे दुकान बदलने से किस्मत बदल जाती है, लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आम आदमी को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। जो प्रधानमंत्री कंप्यूटर लेके आया ना हिंदुस्तान में, सरकार गिरा दिया लोगों ने कि ये तो ऐसा चीज लेके आ गया कि हमारा दुश्मन बन गया, हमें बेरोजगार बनाना चाहता है, हमें नकारा बनाना चाहता है। आज के समय बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक बिना कंप्यूटर का कोई जीने का सोच भी नहीं पाता है। बदलाव को पहली बार में कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो महान होते हैं, जो खास होते हैं, वो हमेशा समय से एक कदम आगे चलते हैं, और जो हमेशा समय से एक कदम आगे चलते हैं, वो लोग 5% लोग होते हैं जो 95% पर राज करते हैं। और ये 5% के लाइन में आज यहाँ पे है, आज यहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, इसीलिए इनको दोबारा से यहाँ पे बुलाया गया है। तो एक बार एक ग्रुप फोटो हो जाए सर, थोड़ा सा सामने आ जाइए। अरे झमला के मेरे सुआ रंगीली ते बारा, झमला के मेरे सुआ रंगीली ते बारा, अरे चुनरी तेरी। और चूंकि मैंने बोला कि 5% में आए हैं, तो 5% वाली एनर्जी भी होनी चाहिए, है ना? तो सर बहुत सुंदर गाना लगाए थे, दोबारा लगाएंगे, और एकदम सर जितने तेजी से बजा रहे हैं ना, उतने तेजी से डांस करते हुए एकदम एनर्जी से यहाँ से जाता है। तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, 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 गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा, भली शिराई भली कड़ाई कुटुंब त्यारा छपकना, भली झुलीरा डोरों की सुट पचारा लटकना, हाँ भली शिराई भली कड़ाई खुट में त्यारा छपकना, भली झुलीरा डोरों की सुट पचारा लटकना, एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000, एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000, अरे चुनरी तेरी आई हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अरे 5% वाली एनर्जी थी। देखिए, आप लोग हिल नहीं पाए, उठ नहीं पाए, ये लोग अकेले हिला रहे थे, है ना? देखो, इस सिस्टम में कामयाब होने का एकमात्र सिंपल सा राज है, जो करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, आपकी ना एक्साइटमेंट की लेवल हाई होनी चाहिए, फिर बाकी चीज ऊपर वाला खुद संभाल लेता है।
और एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को रखना चाहती हूँ यहाँ पे। कहानी नहीं, एक्चुअली ये हकीकत है। हिंदुस्तान में दो भगवान बड़े फेमस हैं, बहुत नामी हैं, और ये दोनों भगवान के नाम पे बहुत सारे कांड भी होते रहते हैं। एक राम जी और एक कृष्ण जी, नाम सुने हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है लगभग। ये दोनों भगवान बहुत ही फेमस है और दोनों ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए जो असंभव था, इसीलिए इनको भगवान माना गया है, क्योंकि जन्म तो ये लोग लेकर के धरती पे इंसान के रूप में ही आए थे। असंभव को संभव किया, इसीलिए हम भगवान मानते हैं। लेकिन जो भगवान राम जी थे ना, पूरे जीवन सबको खुश करने में लगे रहे। माँ का बात सुनना है, बाप का सुनना है, दुनिया का सुनना है, समाज को सुनना है, मर्यादा में रहना है, लोग क्या कहेंगे। पूरे जीवन लाइफ में क्या चली, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहते 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 ऐसी हालत बना दी कि ऊपर वाले की कृपा से उतना बड़ा धनुष को तोड़ करके एक शादी हुआ था। सिर्फ धनुष तोड़े तब जाके शादी संभव हुआ था। उस भी पत्नी को लोगों ने साथ में नहीं रहने दिया, क्योंकि वो जीवन भर क्या सोचे, लोग क्या कहेंगे। और वहीं पे एक दूसरे भगवान थे, वो जब से जन्म हुआ ना इस चिंता में ही नहीं पड़े। जरूरी पड़ा तो जब इच्छा हुआ तो माखन भी चोरी कर लिया, लोगों के घर में घुस के शैतानियां भी की, बांसुरी भी बजाए, खुद भी नाचा और लोगों को भी नचाए। उसी धरती पे, जिस धरती पे राम जी के लिए एक रखना मुश्किल कर दिया लोगों ने, उसी धरती पे 16,108 रखे, किसी ने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। इतना ताली में तो भैया राम जी वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, ये टेंशन नहीं लेना है कि 16,000 को संभालेंगे कहां से, ये टेंशन कृष्ण जी भी नहीं लिए थे, तभी तो द्वारिका बना था। तो ऊपर वाला मौका दिया है आपको, मैंने यहाँ पे दिखाया, आरसीएम है तो कुछ भी संभव है। ऐसे ऐसे लोगों की जीवन बदल सकती है, तो क्या आपकी नहीं बदल सकती है? बदल सकती है क्या? विश्वास है? विश्वास है? बदल सकते हैं अपने जीवन को। तो मैं अब वो सपना आपको बताना चाहती हूँ जो सपना आज मैं देख के आई, क्योंकि 2-3 दिन से सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी। मेरे सारे टेक्निकल अचीवर मेरे से कांटेक्ट में थे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे बैलून लगाएंगे, ऐसे स्टेज लगाएंगे। मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा मजा आ क्यों नहीं रहा है भाई। तो रात में मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा कि कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम, सुना है नाम उसका? बहुत बड़ा, बहुत शानदार स्टेडियम है, और वो पूरा स्टेडियम मेरे टीम के इन जाबाज सिपाहियों से खचाखच भरा हुआ है। और उस स्टेडियम के शानदार स्टेज पे आप सबका सेलिब्रेशन हो रहा है। चाहते हैं? चाहते हैं ऐसा सपना देखना? बना सकते हैं ऐसा सपना? हिम्मत कर सकते हैं? मैंने तो भैया देख लिया है, आपके तरफ से हाँ है? ओके कर दूं? ऊपर वाले को अर्जी भेज दूं? तैयारी चालू कर दूं? तो बहुत जल्द इसका घोषणा हो जाएगा। देखो, अभी मेरे मन में आया था, मैंने यहाँ बोल दिया, लेकिन मैनेजमेंट का पार्ट है। आप सबके जो हीरा लोग हैं ना, इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द, मुझे तो पक्का विश्वास है कि हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी मेरा सपना नहीं टालता है। बहुत जल्द हम लोग उस तरह की कोई तैयारी करेंगे कि बहुत हो गए ये छोटे मोटे सेलिब्रेशन, अब तो धमाका करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में अपना एक पहचान बनाएंगे। और चूंकि कोलकाता हम सबका सबसे नजदीक होगा, तो अभी से लेकर के मार्च तक ग्रोथ का कुछ फार्मूला बनाएंगे, ग्रोथ के कुछ टारगेट बनाएंगे, और अप्रैल या मई के महीने में शानदार सेलिब्रेशन कोलकाता में करेंगे। अप्रैल चलो, एक ने तो अभी डन कर दिया अप्रैल, तो एक से तो आदेश मिल गया, बाकियों से लेना है। और बाकियों को भी मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि अकेले अकेले में कोई एक्सक्यूज दिखाएंगे, तो मैं सबको यही बुलाना चाहती हूँ एक साथ आप लोगों के सामने। बुला ले? तो मैं जिनको अब स्टेज पे बुलाने जा रही हूँ, आप सबके स्टार, आप सबके हीरो। देखो, मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे कामयाबी के जो राज रहे
मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बदला, लेकिन मेरा 2 ही मंत्र रहा जो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक तो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो प्रोडक्ट अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो इसका मतलब लक्ष्मी माता तो आने को तैयार है, हम दरवाजा बंद करके खड़े हैं, घुसने ही नहीं देंगे। मेरे अपलाइन ने ये बात मुझे बताया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिंदो मिश्रा सर का। सर मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को पूरा बदल के रख दिए। सर जब पहली बार मेरे लाइफ में आए थे, मेरे घर में आए थे ना, उन्होंने अपने 40,000 का चेक दिखाया बहुत एक्साइटमेंट के साथ, और वो दिखाया कि देखिए भाभी ये मेरा 1 महीने का इनकम है। तो मैं चेक देख के सर को बोली, सर इतना पैसा का आप करते क्या है? मैंने उस वक्त ये बोला था, सर इतना पैसा के क्या करते हैं आप, हमको तो 10,000 आ जाएगा तो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और आज के समय में तो 10 लाख भी कम पड़ता है। इसलिए नहीं कम पड़ता है कि मैं लालची हूं, इसलिए कम पड़ता है कि अगर हम 10 लाख पे रुक जाएंगे तो आपके घर में 10 लाख कहां से आएगा। जब तक मेरा टारगेट करोड़ों में नहीं जाएगा तो हम आपको लाखों में कैसे लेके जाएंगे। इसलिए ये आज के समय 10 लाख भी कम पड़ता है। ग्रेट शख्सियत हमारे अपलाइन ने मुझे बताया था 2 बार, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तब से आज तक जो प्रोडक्ट आरसीएम में है बाहर से कभी भी यूज नहीं होता है मेरे घर में। अभी 4 दिन से मेरे घर में आटा खत्म था, सॉरी चावल खत्म था एक्चुअली। 4 दिन से चावल नहीं था तो रोटी बन रहा था डेली। 5वें दिन जब आटा घर पहुंचा तो सर बोले, अच्छा इसीलिए तुम रोटी खिलाई जा रही है 4 दिन से। हम सोच रहे हैं कि भात बन क्यों नहीं रहा है घर में, क्योंकि आरसीएम का चावल नहीं था। ऐसा नहीं है कि बगल में दुकान नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पास में इतना पैसा नहीं है कि चावल नहीं खरीद सकते हैं, लगता है क्या? लेकिन कमिटमेंट है। आएगा तो आरसीएम की ही दुकान से, नहीं तो नहीं आएगा। दुनिया की महंगी सी महंगी साड़ी खरीदने की आज औकात रखती हूँ। जो महिला अपने पति को 25 लाख का कार दे सकती है तो उसका इनकम सोच लो क्या होगा। बताने वाली नहीं हूं मैं, खुद अंदाजा लगा लो। तो जो पति के लिए इतना कर सकती है तो अपने लिए नहीं कर सकती है क्या? दुनिया की महंगी सी महंगी साड़ी खरीदने की औकात है, लेकिन आज भी अच्छी तो आरसीएम की साड़ी ही लगती है, क्योंकि दुनिया के साड़ी का रंग और डिजाइन भले ही अच्छा हो, ये साड़ी मेरे जीवन का रंग और डिजाइन अच्छा कर दिया। और इसी का रूपांतरण 25 साल में क्या किया है आरसीएम ने, इसी के रूपांतरण को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हम लोग बहुत लकी हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र 25 शहर को चुना गया है। सोच लो हिंदुस्तान में कितना शहर है, गिनती है किसी के पास क्या? मेरे पास तो नहीं है, मैंने नहीं गिना। लेकिन जो भी होगा भैया लाखों से तो ज्यादा होगा, ये पता है। उसमें से 25 आया है और उसमें से एक अपना बोकारो है। ये मौका है अपने पास। जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, फंसने फंसाने का धंधा है, पैसा नहीं आता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, बंद हो गया, आज भी आरसीएम चल रहा है क्या? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना मार्केट में। एक एक को चुनिए, एक एक का लिस्ट बनाइए, ढूंढिए, दिमाग पे जोर डालिए, एक एक आदमी टारगेट बनाइए कि अपने माध्यम से 100 आदमी को लेके आएंगे। और कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई सेमिनार नहीं होगी, सिर्फ उनको ला के दिखाना है कि देखो भैया आरसीएम चलता नहीं है, आरसीएम लोगों के जिंदगियों को बदलता है। 25 अक्टूबर याद रहेगा? कर सकते हैं तैयारी? तो बहुत मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी होगी और मैं तो बड़ी तैयारी कर रही हूँ। देखो मैं इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली हूँ। 200 लोगों को अभी तक इनवाइट कर चुकी हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका लिस्ट भी मैं ही इनवाइट कर लूँ। तो भैया अपनी अपनी लिस्ट पे काम करना शुरू करो। ये एक मौका है हमारे पास। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि चूंकि सेलिब्रेशन है, एंजॉय है, थोड़ा सा हम लोग डांस करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन उससे पहले जो हीरा है, जो डायमंड है, उन लोगों को एक बार मैं बुलाना चाहती हूँ। तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ ऑल टेक्निकल अचीवर प्लीज एक बार स्टेज पे आए। ऑल टेक्निकल अचीवर